ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा नाम अजीत दफ्तरी है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और इस साल मेरा 371 रैंक सिक्योर हुआ यूपीएससी में। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी में और मेरा ऑप्शनल जो था वो एंथ्रोपोलॉजी था। अब थोड़ा सा अपन बैक डेट से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी जर्नी कैसी रही। मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग, वो हनुमानगढ़ से ही हुई। उसके बाद मैंने 2 साल कोटा में प्रिपेयर करा नीट के लिए। उसके बाद मैंने एमबीबीएस मेरा कंप्लीट करा जयपुर के सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज से। और उसके कंप्लीट होने के बाद से जो है मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और काफ़ी अच्छा था। ऐसा लगा रिजल्ट आने के बाद कि कुछ हासिल हुआ। और जो एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिजल्ट होता है, वो आपकी पूरी जर्नी को एक कंसाइज वे में बता देता है कि कैसी रही। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा और मैं आप लोगों को भी पुश करूँगा कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बहुत सीरियस नोट पे करें, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं इस स्ट्रगल के वो इतने स्वीट हैं कि आप लोग जो हैं स्ट्रगल को लंबे टाइम तक झेलना प्रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं अपने कि कैसे प्रिपरेशन रही, कैसी जर्नी रही, क्या रिएक्शंस थे चीज़ों के। तो जब मेरा रिजल्ट आया 22 को, मैं दोपहर को सो रहा था। मेरे को एक फ्रेंड ने कॉल किया कि रिजल्ट आ गया यार, आपकी रैंक सिक्योर हुई। तो मैंने मेरे ब्रदर को कॉल किया। मेरा ब्रदर मेरे साथ ही रहता है, तो उसने परिवार में सबको कॉल करके बताया, मैसेज वैसेज डाले। तो उसके बाद से सबके कॉल वॉल आने शुरू हो गए। उस टाइम मैं जयपुर में रह रहा था। तो उसके बाद से जब घर गया तो उसके बाद घर वालों के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड हुआ, काफ़ी लोग भी आए मिलने। तो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग रहती है इन चीज़ों को लेके। नया एक्सपीरियंस था, कभी ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी थी। तो अब आते हैं कि यार जर्नी कैसी रही। तो जर्नी ऐसी रही कि मैंने 2023 में मेरा पहला यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स का, 2023 का। और उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। वो मेरा अटेम्प्ट था जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। उसके बाद मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था 24 का और उसमें मेरा प्रीलिम्स इंटरव्यू दोनों क्लियर हुए और रैंक सिक्योर हो गया। तो अब स्टार्टिंग प्रिपरेशन कैसे करी, इनिशियल स्ट्रेटेजीज क्या थी, कैसे चेंज करा, क्या सब चीज़ें थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अपन स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं चीज़ों को। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो मेरे पास सबसे बड़ा इशू था कि ऑप्शनल क्या लेना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है मेडिकल साइंस का था। मेडिकल साइंस भी एक ऑप्शनल है, पर मेरा प्लान ऐसा था कि मैं वो ऑप्शनल लूँ जो मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स यील्ड दे सके। तो मैंने जो कैलकुलेशन करी, जो ऑप्शंस देखे, उसमें मेरे पास दो ऑप्शन रहे, एक मेडिकल साइंस का, दूसरा एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोलॉजी जो है 2017 के बाद से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा, काफ़ी स्कोरिंग भी रहा। तो फिर मैंने सोचा कि एंथ्रोपोलॉजी में चांस लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को टाइम देते हैं। तो उस वे से मैंने एंथ्रोपोलॉजी वहाँ पे चूज़ करी और मेडिकल साइंस का जो मेरा बैकग्राउंड था उसको वहीं पर पॉज कर दिया। जो इनिशियल प्रिपरेशन थी मेरी, मैंने विजन का ऑनलाइन 1 साल का कोर्स लिया था, फाउंडेशन का, जो कि मेरी इंटर्नशिप के साथ चल रहा था। उसमें कुछ पॉजिटिव्स भी थे, कुछ नेगेटिव्स भी थे, पर मेरे को ऐसा लगा कि जो बेनिफिट्स हैं वो मिले मेरे को, क्योंकि जो बेसिस स्ट्रेटजी थी, जो बेसिक फाउंडेशंस थे, कंसेप्ट्स थे, क्योंकि आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट थे जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उन सब में मेरी पकड़ थोड़ी कमज़ोर थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि वो वहाँ पे बेटर मेरे को रिजल्ट्स मिले। जो मेरा सेकेंड ईयर था वो मैंने सेल्फ प्रिपेयर करा, खुद ही रूम पे बैठ के प्रिपरेशन करी। 2-3 कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज थी मेरे पास, प्रीलिम्स की, मेंस की, मैंने वो अटेंड करी। और मॉक्स वगैरह के लिए दिल्ली गया था, उसके अलावा कुछ खास चेंज नहीं करा। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो ऐसा है कि यार जो बेसिस है वो आपका एनसीईआरटी के ऊपर ही बनेगा। जो बेसिक बुक्स हैं वो एनसीईआरटी हैं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, आप डिवाइड करिए उनको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। कुछ सब्जेक्ट मेंस स्पेसिफिक हैं, उनको उस तरीके से ही प्रिपेयर करें, और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है उनको प्रीलिम्स के हिसाब से प्रिपेयर करें। जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद जो बेसिक लेवल बुक्स हैं और एडवांस लेवल बुक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो बेसिक लेवल बुक्स हैं उनके अंदर आपकी स्पेक्ट्रम है और उसके अलावा लक्ष्मीकांत है। ये सब चीज़ें जो है एसेंशियल हैं, ये हैं दूसरे ऑथर्स की बुक, पर ये एसेंशियल हो चुकी हैं। उसके अलावा जब आप एक बेसिक लेवल बिल्ड कर लेते हैं तो आप एडवांस लेवल के लिए कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। पर मैं जो मेरी स्ट्रेटेजी रही वो नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज़ करने के बजाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करने की थी, कि मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस जो हैं वो देख सकूं। और जो मेरी वीकनेसेस हैं, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं वो उतने ही हैं। आज मेरे को अगर अपन बात करें पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी के अंदर जुडिशरी इज़ वन सेक्टर ओनली। अब जुडिशरी लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, आप किसी और बुक से पढ़ लीजिए, किसी फॉरेन ऑथर से पढ़ लीजिए,
पर जुडिशरी का कंसेप्ट जो है, अगर वो आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप जुडिशरी में परफॉर्म नहीं कर सकते अगर क्वेश्चन आएगा तो मेरा फोकस जो था वो सेक्टर स्पेसिफिक था कि जो टॉपिक्स के, जो सेक्शंस के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं, मैं उनको कैसे सही करूँ। तो मैंने जो है जो फोकस करा वो क्वेश्चंस पे करा। आप रिविजन्स पे भी फोकस करें, जो आपका मटेरियल है, जो नोट्स हैं, जो एनसीईआरटीज़ हैं, उनको एक टाइम बाउंड फ्रेम में रिवाइज करिए, ताकि मोर एंड मोर रिविजन्स होने के बाद वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होंगे। इंटरलिंकिंग बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जहाँ आपने पढ़ी है वहीं से पूछी जाए या वहीं पे यूज़ हो। आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का पार्ट हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, क्या क्या रिसेंट चेंजेस आए, क्या क्या मेजर थीम्स है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, पर इनका जो यूज़ केस है वो आप कहीं पर भी ले सकते हैं। GS 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर तो है ही, 4 के अंदर भी आप आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जो इंटरलिंकिंग है थीम, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटरलिंकिंग के बेसिस पे ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर स्पेसिफिक चीज़ें प्रिपेयर करना चाहें, तो मैंने प्रीलिम्स में करीबन 60 जो हैं मॉक्स दिए, और मेरा एनालिसिस ऐसा था कि जो इनिशियल प्रिपरेशन है उसके दौरान आप जो है शॉर्ट टर्म मॉक्स या फिर शॉर्ट लेंथ मॉक्स जो होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो दें। पर एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन होने के बाद प्रीलिम्स के 1 महीना पहले, जो अभी टाइम चल रहा है 2025 प्रीलिम्स के लिए, उसमें आप जो है फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। आप ये देखिए कि रेशियो कैसे बन रहा है क्वेश्चंस का सब्जेक्ट के लिए। जो सब्जेक्ट ज़्यादा क्वेश्चंस डिमांड कर रहा है उसको उतना ज़्यादा टाइम दीजिए, जो कम कर रहा है उसको कम दीजिए। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी जो है वो आउटपुट बेस्ड होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सारा नॉलेज जो है आपको हो। दूसरा है कि कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो क्रोनोलॉजी जो है, किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो उसकी क्रोनोलॉजी आपको एडजस्ट करनी आनी चाहिए। दूसरा हम बात करें पॉलिटी के अंदर जो कमिटीज़ हैं वो हॉट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से जो प्रिपरेशन है आपकी हॉट टॉपिक्स ओरिएंटेड हो, तो वो उनमें से अगर 20 टॉपिक्स में से 2-3 भी आते हैं तो वो आपको इंस्टेंट जो है यील्ड रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, तो 60 मॉक्स मैंने लगाए। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन जो थी वो थी, जो विजन की PT 365 आती है वो था, जो मेरे नोट्स थे वही रिवाइज करे बार बार। और इसके अलावा जो है आप जो लास्ट का टाइम होता है उसके अंदर, जैसे अब जो 1 महीना रहा है प्रीलिम्स में, उसमें यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 15 साल के क्वेश्चंस हैं, आप उनका एनालिसिस करिए, उनको समझिए क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ऑप्शंस जो दिए हैं वो क्यों दिए हैं। सही ऑप्शंस तो ठीक है, पर जो ऑप्शंस गलत हैं, जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं हैं आंसर के, वो वहाँ पे क्यों आए हैं। जो इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो भी कभी ना कभी जो है घूम के नया क्वेश्चंस बन के यूपीएससी में आ सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जो डोमेन वो लोग टच कर रहे हैं वो वापस वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के PYQs हो गए और लास्ट के टाइम के अंदर, उसके बाद जो आप प्योर रिवीजन करिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, प्रैक्टिस ऐसे करिए कि आप एक दिन में 3 जो हैं टेस्ट दें कम से कम प्रैक्टिस के अंदर, ताकि आपकी जो हैबिट है वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में एग्ज़ाम देने की बन जाए। ठीक है, उसके अलावा जो CSAT का रहता है, मेरा CSAT का ऐसा था कि थोड़ा सा नेचुरली बेटर था, मेरे 100+ नंबर आ रहे थे, तो मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया। पर आप क्या कर सकते हैं, जिनको इश्यूज फेस हो रहे हो CSAT के अंदर, तो CSAT में क्या होता है, कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी एक सेक्टर है जो लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, पर प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि आप अगर उसको फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच पे ले जाएं, एप्लीकेशन सीख लें उसका, तो दैट इज़ अ 1 लाइनर आंसर ओनली। आपका जो आंसर है वो विदिन 15 to 30 सेकेंड्स आ जाएगा। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनरली, कैसे उनको अप्रोच करनी है, कैसे सॉल्व करना है। मैंने 2-3 वीडियो देखे थे प्रोबेबिलिटी के, जो मेरे को लगा काफ़ी बेटर रहे मेरे लिए, मेरे को कॉन्फिडेंस आया प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे। 50% ऑफ द क्वेश्चंस जो थे मैं सॉल्व कर पा रहा था उसके बाद, तो मेरे लिए ऐसा था कि जो सॉल्व हो रहे हैं दैट इज़ बेटर, अब उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाए। उसके अलावा जो सेक्टर्स आपको लगता है, जैसे कि एसेज हो गए CSAT के अंदर, या फिर आपको लगता है कि जो इंटरप्रिटेशन वाले हो गए, चार्ट हो गए, पाई चार्ट हो गया, बार डायग्राम्स हो गए, फीन डायग्राम्स हो गए, ये हमको नहीं समझ में आ रहे, तो उसके लिए आप यूट्यूब के वीडियो देखिए, उससे कंसेप्ट को समझिए और खुद ही उसके जो है 2-4-5 एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चंस के आंसर आपके बनने लगेंगे। और इसके लिए जो अप्रोच रहेगी, आपको ये समझना पड़ेगा CSAT के अंदर, यू हैव टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस, यू हैव टू गो फॉर मोर एक्यूरेसी। आप उन क्वेश्चंस को पहले करिए जो कम टाइम कंज्यूमिंग है, जो आपके लिए बेटर रहेंगे।
जो आपको पढ़ते ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, उस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में आप स्किप कर सकते हैं। पहले उन क्वेश्चंस को करिए जिनके लिए आप ज़्यादा श्योर हैं, ताकि जो है आपके नेगेटिव्स कम हो, आपका स्कोर जो है एक सेफ साइड जा सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ, उसके बाद मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो मैंने जो है प्रीलिम्स से पहले तक में मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे, उनका एनालिसिस कर लिया था और उनके रिलेटेड जो मटेरियल है, नोट्स है, वो सब बना लिए थे। टेस्ट वगैरह कुछ दिए थे पर इतने ज़्यादा नहीं दिए थे कि मेरे को कॉन्फिडेंस हो या पेपर कंप्लीट हो। जब मैंने प्रीलिम्स के बाद इनिशियल मेरे मेंस के टेस्ट पेपर देने शुरू करे तो उसमें जो है क्वेश्चंस काफ़ी छूट रहे थे। लगभग 15-16 क्वेश्चंस ही कर पा रहा था मैं 20 क्वेश्चंस में से, एक किसी भी टेस्ट पेपर के। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, कंटेंट मेरा कमज़ोर था, सोचने में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो उस चीज़ को धीरे धीरे इम्प्रूव करा और लास्ट के टाइम पे आते आते मेरे जो है पेपर एक लास्ट मोमेंट पे ही कंप्लीट हो रहे थे, एज पे कंप्लीट हो रहे थे। उसका मेरे को थोड़ा डर था कि एग्जाम में, मेन एग्जाम में पेपर क्वेश्चंस छूट ना जाए, पर गुडविल ऐसा रहा कि सब कुछ ठीक रहा। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो स्पीड है वो आप इतनी स्पीड से बढ़ाएं कि आपके पास 5 से 7 मिनट का मार्जिन रहे मेंस के पेपर के अंदर भी, ताकि आपको जो एडिशंस करने हैं, जो डायग्राम्स बनाने हैं, जो लेबलिंग्स करनी है, उसको आप कर सकें वहाँ पे। वो आपको एडिशनल 1 से 1.5 नंबर, 2 नंबर फालतू वहाँ पे दिला सकती है, जो आपको तब रियलाइज़ होगा जब आपका लास्ट में लिस्ट में नाम आएगा और वो 2 नंबर से आपकी रैंक जो है वो 50-60 का डिफरेंस क्रिएट कर देगी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक क्या रहा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आप जिन मटेरियल से पढ़ रहे हैं उन पे स्टिक करिए। सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स लगभग सेम क्वालिटी के हैं, सब में सेम मटेरियल दिया हुआ है। आप कर क्या सकते हैं, आप उनको रिफाइन कर सकते हैं। आप उनका एनालिसिस आपके हिसाब से करिए कि आपके लिए चीज़ें कौन सी बेटर हैं, किन चीज़ों को वहाँ से कम करना है, किसी दूसरे मटेरियल से रेफ़र करना है। कंपाइल करके आपका खुद का एक एनालाइज्ड सोर्स होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको उस सोर्स पे कॉन्फिडेंस हो, उस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, आपके लिए क्रेडिबल हो। इसीलिए स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करें। और जो पेपर हैं GS 1, 2, 3, 4, GS 1, 2, 3 की बात करें पहले, तो ये जो आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर है, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, दैट इज़ द गोल्डन रूल। सिलेबस के अंदर के टॉपिक्स को समझिए कि वो वहाँ पे क्यों है, उसका रिलेवेंस क्या है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके पीछे का क्रक्स क्या है, वो क्वेश्चन क्यों आ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि जो हमारे कैग हैं उनका जो रोल है वो प्रोप्राइटरी रोल भी होना चाहिए, सिर्फ लीगल रोल नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो था, इसका क्रक्स ये था कि वो कंपेयर करना चाह रहा था कि यूके में जो कैग है वो प्रोप्राइटरी रोल भी प्ले करता है। तो जब आप क्वेश्चन का क्रक्स समझेंगे तभी आपकी जो आंसर की डायरेक्शन होगी वो बेटर रहेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपका जो आंसर हो वो सेम डायरेक्शन में रहिए, और बेटर जो है रिजल्ट्स आपको उसी से मिल जाएंगे जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करें, आंसर राइटिंग के लिए 2 तरीके से प्रिपेयर करें। पहला जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा जो एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके लिए आप अलग अलग मेथड्स लगाइए कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शंस के लिए, बॉडी के लिए या कंक्लूजन्स के लिए फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं, मैपिंग यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, और बार कंपेरिजन्स बना सकते हैं। ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास अलग अलग वेरिएशंस रहेंगे ऑन स्पॉट उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। दूसरी चीज़ है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके लिए आप जब आपके मॉक्स दे रहे हों तो कुछ मॉक्स ऐसे ही दीजिए कि आपको ऐसा लगे कि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है, उसके अंदर मेरे को ये क्वेश्चंस पूछे जाएं तो मैं कम टाइम फ्रेम में कैसे उसको एक एवरेज आंसर लिख सकूं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने से बजाय उसके बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप उसमें एक ऐसा आंसर लिखें जो कि कम से कम आपको एक एवरेज स्कोर दिला सके, ताकि ओवरऑल स्कोर जो है आपका ज़्यादा डिमिनिश ना हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आएंगे ऐसे जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे, आपको अनकंफर्टेबल करेंगे। उन क्वेश्चंस को कम टाइम के अंदर आप ऐसा आंसर लिखें कि वो आपको एक एवरेज रिजल्ट दिला दे। ये बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी बेटर आंसर प्रिपेयर कर लें बाकी क्वेश्चंस का, अगर आप टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर रहे एक एवरेज स्कोर के साथ, तो फिर आपका स्कोर जो है वो बिलो एवरेज रह जाएगा, आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा अगर ऐसे की बात करें तो ऐसे में विक्रम ग्रेवाल सर हैं, उनका व्लॉग था, मैंने उस व्लॉग से करीबन 5-7 ऐसे देखे। उससे मेरे को आइडिया लगा कि ऐसे में अप्रोच कैसे करनी है, ऐसे को बिल्ड कैसे करना है। आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसको एक आपकी न्यूनेस लगनी चाहिए, आपके अंदर ऐसा लगना चाहिए कि वो चीज़ आपसे रिलेटेड है। तो एग्जाम्पल्स, एनेक्डोट्स वो यूज़ करें जो कि आपकी रियल लाइफ में आपने देखे हों, आपने कहीं सुने हों।
किसी भी पर्सनैलिटी का हम एनेक्डोट दे देते हैं तो वो बहुत जनरलाइज लगता है, रिजल्ट सील्ड कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर वो एनेक्डोट यूज़ करें जो आपसे रिलेटेड हो, उसमें आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहेंगे। आप रियलाइज़ नहीं करेंगे इस चीज़ को, पर ऐसा होगा। तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एसेज के लिए। और एसेज का बेनिफिट ये रहता है कि आपका अगर अच्छा ऐसे लिखा हुआ है तो दैट इज़ द फर्स्ट पेपर, उससे जो फ्लो है, जो कॉन्फिडेंस है पूरे एग्जाम का, वो बिल्ड हो जाएगा। आप उसको उसी तरीके से लिखिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि अगर मेरा ऐसे मेरी रेंज में आ जाता है तो दैट वुड बी अ ग्रेट आंसर। सो कमेंट जो है, हम एक बार थोड़ा डिस्कशन हो जाए बेसिक बेसिक, उसके बाद आपके कमेंट्स ही लेंगे यार, और आप लोग जो पूछेंगे वही बताएंगे, नथिंग मोर नथिंग लेस। सो GS4 जो है एथिक्स का पेपर इस बार बहुत एनालिटिकल आया, बहुत अप्लाइड आया। सो जो आपकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड तरीका होता है उसको अटेम्प्ट करने का, उससे थोड़ा सा चेंज होगा। आप लोग उस हिसाब से ही प्रिपेयर करिएगा कि जो है आप चीज़ों को अप्लाई कर सके। टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें बहुत थी GS4 के पेपर में। सो आप जो है, मेरा ऐसा मानना है कि एथिक्स का बहुत लेंदी पेपर होता है। सबसे ज़्यादा टाइम क्रंच का इशू आपको इसी में आएगा। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। और ऐसे के बाद GS1 2 3 के बाद जब GS4 का लास्ट पेपर होता है उस स्लॉट का, तो आपको लगेगा कि आप में टायर्डनेस आ गई है, फटीग आ गया है, हाथ से लिखा नहीं जा रहा है। तब जो है आपको एथिक्स का पेपर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जो ऑप्शनल का एग्ज़ाम है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मेरा मीडियम था इंग्लिश, इंटरव्यू का भी और मेंस का भी। सो एंथ्रोपोलॉजी का ऐसा है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वैद्स IAS करके थी। उनमें 3 महीने में उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद जो था मेरा रिविजन्स थे और मॉक टेस्ट वगैरह थे। उसमें ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस बाहर से थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो नॉन रेगुलर क्वेश्चंस थे। तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए वही बात है कि आप अगर एक एवरेज आंसर से लिख सकते हैं तो बहुत बेटर रहेगा। एवरेज आंसर जो है वो आपको एक खाई में गिरने से बचा लेगा, सेफ जोन में रख लेगा। मेरा मानना ये है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में ऐसा है कि मैंने जयपुर से ही प्रिपेयर करा। मेरा जो प्रिपरेशन था, मॉक्स देने के लिए मैं दिल्ली गया था। मैंने करीबन 8-9 मॉक्स दिए अलग अलग कोचिंग के। सब कोचिंग एक जैसी है, कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। आप मेरे को जो बेटर लगे वो संकल्प IAS का जो मॉक होते हैं वो अच्छे थे, और PW ओनली का जो मॉक था वो भी अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे मेरी जर्नी थी वो कंप्लीट हो गई। और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो ले लेते हैं। अब आप लोग जो है क्वेश्चंस पूछ लीजिए फटाफट। ओके, स्टार्ट करते हैं यार। फर्स्ट रिएक्शन बता दिया आपको। टेलीग्राम चैनल नहीं है यार कोई, मैं अभी टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं हूँ, और मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया वगैरह से भी कम एक्टिव रहता हूँ। तो आप लोगों को कनेक्ट करना होगा ही, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप मैसेज डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। वील सी अबाउट एनीथिंग इफ़ आई कैन हेल्प। आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपके पास कम से कम 4-5 अलग अलग ऑप्शंस होने चाहिए, जो मैं बोल रहा था आपको। आप चूज करने की आपके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए आंसर के अंदर। आपको ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ। तब जो है आपका आंसर का फ्रेमवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं तो उसके क्रक्स को समझिए कि क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा जा रहा है, इसकी नीड क्यों है। हर चीज़ के पीछे आप सोचेंगे, अगर वो UPSC वालों ने क्वेश्चन पूछा है तो उसके पीछे या तो कोई स्टैटिक रीज़न होगा या फिर कोई करंट रीज़न होगा, कोई ना कोई उसका एप्लीकेशन होगा, कोई इशू होगा। जो चीज़ें चल रही हैं वो आपसे डिमांड कर रही हैं कि आपकी अवेयरनेस उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को प्रिपेयर करिए। आप एक जो चीज़ों को याद कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत सालों से आ रहा है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं, पर उन हॉटस्पॉट्स के पीछे का क्रक्स भी पता होना चाहिए। प्रिपरेशन ऐसे करिए, तब जो है आप किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी रहेंगे। बुक लिस्ट इन ब्रीफ। बुक लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा इनके चैनल पे या इंस्टाग्राम पे, जो आपके पास आ जाएगी। मेरे पास एक्चुअली ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट नहीं है। मैंने नोट्स बनाए थे मेरे विजन के, उन नोट्स के साथ मैंने एज अ बेसिस प्रिपेयर करा। उसके साथ NCERTs थी और जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, जैसे कि मैंने आपको बताया लक्ष्मीकांत थी, स्पेक्ट्रम थी। इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था। PT 365 था प्रीलिम्स के लिए, मेंस 365 पढ़ा था मैंने मेंस के लिए। एक इंडिया ईयर बुक आती है, मैंने 2024 वाली ईयर बुक पढ़ी थी। मेरा ऐसा एनालिसिस है उस ईयर बुक से प्रीलिम्स के अंदर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस थे। तो अगर इस साल की आ गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं हो तो एक बार लास्ट ईयर वाली पढ़ लीजिएगा। उससे आपको बेसिस पता चल जाएगा कि कैसे कंट्री में चीज़ें हैं, कैसा स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटी का, सोसाइटी का। ऐसे
Marks in anthropology varied a lot, so how do you value addition in answer? सो वैल्यू एडिशन जो है एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी की दो चीज़ें हैं आपके पास। एक तो बेसिक जो स्टैटिक मटेरियल है,